ठीक बात है। और कुछ ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकें, क्योंकि मैं भी तैयारी कराता हूँ, तो मैं इस बात को देखता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जो पाठ्य पुस्तकें हमारे हैं लगी हुई हैं, उनके प्राय मंगलाचरण से तो प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाता है, किसी भी स्तर पर। भ्राता जी, आप जो हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग आपको 7 वर्ष का समय हुआ है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर बनता है, तो ये कितने-कितने समय में किस किस पद के लिए एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति? देखिए, अगर प्रमोशन से हम बात करें, दो तरीके का है इसमें। एक तो प्रमोशन और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जब लगे तो उसके 9 साल बाद अ एक तो 6 साल 4 साल बाद प्रमोशन होता है, जिनका पीएचडी है। क्योंकि जब हम थे तब पीएचडी अनिवार्य डिग्री नहीं थी, अब जी। अनिवार्य हो गया है। तो पीएचडी का एक पहला प्रमोशन 4 साल में और नॉन पीएचडी का 6 साल में होता है। वो प्रमोशन है, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे, 6000 से 7000 के ग्रेड में चले गए। ग्रेड परिवर्तन हुआ है वो। फिर 9 साल सर्विस के पूरे होने पर 8000 ग्रेड में प्रवेश करते हैं। थोड़ी ये वेतन में अंतर आ जाता है इसमें। और सब जगह 9 वर्ष है कि कहीं 8 वर्ष भी है? नहीं, सब जगह 9 वर्ष। 9 वर्ष है, ठीक। और फिर 12 साल जब सर्विस के होते हैं तब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हम प्रमोशन से जाते हैं। उसमें जो वेतन का है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, लगभग दूना परिवर्तन होता है। और फिर उसके 3 साल बाद जैसे आप अभी जो मेरठ में पढ़ा रहे हैं, मेरठ में कोई व्यक्ति अभी एसोसिएट प्रोफेसर बना है, तो उसकी सैलरी लगभग कितनी होंगी? उसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख के लगभग होगी। 2.5 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए, तो इसलिए आपसे, और आप इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भी हैं बताने के लिए। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर में हमारा स्लैब भी चेंज होता है। जी। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर वो बढ़िया ग्रेड पे कितना हो जाता है उनका? ग्रेड पे उनका जो है 66,000 से 1.5 लाख तक का चला जाता है। ठीक, ठीक। मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, ठीक, कोई ठीक। प्रश्न करे कि यहाँ आता है, एग्जैक्ट फिगर में मुझे नहीं पता है अभी, किंतु लगभग दुगना सैलरी में अंतर आता है। अंतर आ जाता है। हाँ, तो 12 साल बाद होता है। उसके 3 साल बाद, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरे होते रहते वो हो जाते सर्विस हैं, के उसका साथ-साथ। ठीक बात है। फिर उसके बाद उसके 3 साल बाद प्रोफेसर के पद मिलता है। होने पर 15 वर्ष 12 के बाद 3 साल, 15 साल बाद जो है 15 साल बाद प्रोफेसर का हमको मिलता है। अगर डायरेक्ट की बात करें तो जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की कई यूनिवर्सिटी में निकलती है, तो हम 8 साल बाद एलिजिबल हो जाते 8 साल बाद जो भर सकते हैं। अच्छा, हैं। अभी मैंने एक आईआईटी के लिए भरा था, तो आईआईटी में 6 साल का मांगते हैं। अच्छा। आईआईटी में 6 साल एलिजिबिलिटी मांगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक। तो आईआईटी थोड़ा अलग ही चलता है, तो इसलिए उसका जनरल बात नहीं करेंगे। और प्रोफेसर का यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पर 10 साल की एलिजिबिलिटी मांगते हैं। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 साल है। ठीक है, तो आप 10 वर्ष बाद कहीं भी प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर। अच्छा, पीएचडी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में शायद 4 पीएचडी कर सकते हैं? हाँ, असिस्टेंट के लिए 4 हैं असिस्टेंट के अंडर में, एसोसिएट के अंडर में 6 और प्रोफेसर के अंडर में 8 पीएचडी हो सकती है। ठीक है, एक और आपसे ये जानना है कि प्रोफेसर के बाद जो पद बढ़ते चले जाए, आप अपने विभाग में अध्यक्ष भी हैं, एक विभाग का अध्यक्ष होता है, डीन होता है, इसका क्या चरण होता है, और कुलपति तक की जो यात्रा होती है वो विद्यार्थियों को जानकारी हो तो? क्योंकि ये आगे प्रशासनिक पद हैं और उसमें क्योंकि डीन और जो कुलपति होते हैं ये विश्वविद्यालयों में होते हैं। तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर जो होते हैं जिनका कम से कम 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव कुलपति के लिए चाहिए। तो ये अलग-अलग क्राइटेरिया है। डीन जो हैं वो भी सीनियर प्रोफेसर्स, जैसे कला संकाय में जितने भी संकाय हैं उनमें जो सीनियर प्रोफेसर होगा उसको डीन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो चक्रानुक्रम से जो सबसे ज्येष्ठ है जो है वो बनते हैं। डीन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, किंतु कुलपति के लिए फिर एक अलग वो रिक्रूटमेंट होता है आपके पास, वो सब। हाँ, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक वहां पर जाती हैं बातें। तो वो एक अलग राजभवन से होता है, राज्य विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति भवन से होता है। ठीक बात। वो अलग है। चलिए, भ्राता जी, मैं तो बहुत सारी बातें जानने को मिली मुझे भी, और मेरे विद्यार्थियों को बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। एक और ये वाली बात कि हमने साक्षात्कार के विषय में जाना और ये वाली प्रक्रिया के बारे में जाना, कुछ और ऐसा जो विद्यार्थियों के लिए आप विशेष रूप से कहना चाहेंगे? आपने वैसे अपनी पूरी यात्रा से सब कुछ कह ही दिया है। हाँ, लगभग मैंने सब कुछ कह दिया है। एक अंत में मैं एक संदेश इतना देना चाहूँगा कि परिश्रम
एक मुख्य है, परिश्रम और अभ्यास। राजशेखर लिखते हैं, निरंतरानुशीलनम अभ्यासः यो हि सर्वत्र सर्वगामी च निरतिशयम कौशलमाधत्ते। तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बगैर आपको नहीं मिलेगा। और मैंने एक वाक्य पढ़ा था जब मैं एमए कर रहा था, तो एक वाक्य जिसको मैंने अपने जीवन में भी उतारा कि परिश्रम और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं, तो परिश्रम का कोई विकल्प तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन चाहिए ही हमें। तो ये आप जो इंटरव्यू देखने वाले हैं, अवधेश जी से पढ़ते हैं, ये सौभाग्य है आपका कि अवधेश जी जैसे योग्य अध्यापक आपको मार्गदर्शन के लिए मिले हैं। और आपका परिश्रम, परिश्रम का तो कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम करेंगे तो ईश्वर देखने वाला है, वो हमेशा फल देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसको हम लेकर चलें, परिश्रम करते रहें तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और यही गीता का सार है। और यही एक वाक्य को ध्येय वाक्य यदि आप बना के चलोगे तो आप किसी भी फील्ड में, केवल आप शिक्षण के फील्ड में नहीं, जीवन में भी किसी भी फील्ड में कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो वो परिश्रम के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। अ, बहुत बड़ी बात आपने कही है भ्राता जी। और ये मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि कुछ जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी अपने सामने परिश्रम का छोटा पैमाना नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ उनसे हम पढ़ लें, आपको सांख्य कारिका पढ़नी है तो कोई एक चार्ट मिल जाए उससे पढ़ लें, आपको वेदांत पढ़ना है, आपको विषय की गहरी समझ अगर शुरू से करेंगे, हो सकता है आपको अधिक समय लगे, हो सकता है आपको संधि पढ़ने में शुरू में महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए। लेकिन जब आपको वो 2 महीना, 3 महीना अधिक से अधिक लगा करके जो उपलब्धि होगी ना, वो जीवन भर के लिए होगी। और एक एक टिप्पणी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, तो मैं अपने जीवन से ही देखता हूँ कि एक हमें परिश्रम करते हुए ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट अपनाने के साथ-साथ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि एमए में जब मैं था और पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट हमारे सामने था, तो मेरा ही एक मित्र जो लगभग हम 1-2 नंबर से आगे-पीछे थे और वो हमारा कॉम्पिटिशन था, किंतु मैं उसको अपने नोट्स शेयर करता था। मैं नोट्स बनाता था, वो नोट्स नहीं बनाता होगा, किंतु मैं उससे अपने नोट्स शेयर कर देता था। कि फिर भी मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं, वो मैंने कई ग्रंथों को देखकर बनाए हैं जी, और जो बनाए हैं वो तो एक सार है। जो मैं ग्रंथों को जो मैंने पढ़ा है उसके लिए, वो वो मेरे पास ही है नॉलेज और वही अलग होता है नोट्स से। तो शॉर्टकट ना अपनाएं और हमें जितनी गहन हमारी विद्या होगी उतना ही फायदा मिलेगा। और ईर्ष्या भी ना करें और अपना जीवन में खुश रहकर बढ़ते जाएं। तो यही है, परस्परम भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यथ। तो परस्पर हमें प्रीति से काम करना चाहिए। तो आज जो है हमारे लिए बड़ा दिन है, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। आप अपने परिश्रम के पथ पर बढ़ते हुए और आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और एक ऐसा योग्य व्यक्ति का साक्षात्कार हमें मिलना, जो अपने आप को इतना प्रबुद्ध होकर के भी एक साधारण विद्यार्थी आज भी कहता है। और ये भी हमें इनसे सीखने को मिलता है कि एक विनम्रता एक व्यक्ति को विद्या ददाति विनयम वाली पंक्ति हमारे जीवन में हमेशा काम आती है। आप बहुत बढ़ें, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करें और बहुत विनम्र रह करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी के साथ आपको भविष्य के आने वाले समय में आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लक्ष्य आपके हमेशा अनुकूल बने रहें और ईश्वर आपको सदा सहायता करें। नमस्ते। धन्यवाद।